हेलो स्टूडेंट्स, चलिए तो हम आज शुरू करते हैं एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इसमें जो डायमेंशनल फार्मूला है उसके क्वेश्चन नहीं हैं। तो उसके अधिकतर क्वेश्चन इसलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन इसके अधिकतर बुक के लास्ट में एक टेबल दी हुई है, पेज नंबर 155। ये इस तरीके से, ये देखिए, ये है ना। तो यहाँ पर डायमेंशंस जो हैं गिवन है, पहले फार्मूला गिवन है, ये देखिए पहले फार्मूला गिवन है, फिर ये डायमेंशंस गिवन है और उसके आगे ही ये है। तो ये अपने आप ही सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है और इसके बारे में डिटेल लेक्चर जो है मैं इस 11th की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैं बता चुका हूँ डिटेल में। तो एक बार मेरी वो वीडियोस देख के और प्रैक्टिस यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए बगैर समय ख़राब करते हुए हम लोग सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में जो पार्ट ए है वो कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डॉट 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 और मीटर क्यूब। ओके, तो हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब उसका एज है, तो टोटल हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट विच इज़ लेंथ का क्यूब, क्योंकि ये क्यूब है तो ये आ जाएगा वॉल्यूम इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब मुझे इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1/100 और ये मीटर क्यूब। ओके, तो ये हो जाएगा, इसका भी क्यूब होगा बेसिकली, ये हमें क्यूब बाहर लगाना होगा इस तरीके से। ओके, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, या फिर सिंपली आप ऐसे करके कर लीजिए 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। तो यहाँ से आप जो है सिंपल कैलकुलेशन करके ये यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 1/10⁻⁶ 100 इंटू 100 इंटू 100, ये 3 बार आएगा तो 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा मीटर क्यूब। इसे हमें किस सिंपल फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये हमारा पहला आंसर। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन है हमारा 1.1 का बी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सिलेंडर है और इसकी हाइट जो है वो गिवन है। हाइट है 10 सेंटीमीटर और रेडियस है ये 2 सेंटीमीटर। रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है? इसे कन्वर्ट करना है मिलीमीटर स्क्वायर में। ओके, तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया के लिए हमें तो ये एक तो ये कर्व्ड एरिया चाहिए, फिर ये टॉप एरिया और बॉटम एरिया। ठीक है, टॉप और बॉटम क्या है? सर्किल है। तो सर्किल का एरिया क्या होता है? πr²। तो ये एक सर्किल का एरिया हो गया ऊपर वाले का। अब एक बॉटम में भी है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपर बॉटम और वो अपर सरफेस और बॉटम सरफेस, ये दोनों का सरफेस एरिया हो गया। प्लस और ये कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है? 2πr इंटू h। ये वैल्यूज़ हमें पुट करनी है और हम इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। बाकी की चीज़ें हमें गिवन है, लेकिन सारी चीज़ें हमें किस में गिवन है? सेंटीमीटर में, है ना। तो सेंटीमीटर को हमें पहले मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो कर सकते हैं, या फिर फाइनल आंसर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहीं पर ही हम कन्वर्ट कर लें पहले। तो 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 मिलीमीटर, और अगर हम हाइट को कन्वर्ट करेंगे तो 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मिलीमीटर। अब ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे। 2πr
वैल्यू पुट करते हुए चलते हैं। ओके, तो 2 पाई आर रेडियस हो जाएगी 20 स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, और यहाँ पर ये h जो है, मैं इसे थोड़ा सा स्लाइड कर ले रहा हूँ, ये h हो जाएगी 100। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे। 150.15072 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा आंसर है, लेकिन हम इसे लिखेंगे कैसे? तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन में जो सिग्निफिकेंट फिगर है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है। तो हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 2 है, तो हमें इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना होगा। तो ऑब्वियसली इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये 1.5072 इंटू 10 की पावर, हमने यहाँ से कितने ज़ीरो फ्री किए हैं? 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, ये मिलीमीटर स्क्वायर हो गया, और राउंड ऑफ में इसे करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, तो फाइनल आंसर 1.4 इंटू 10 टू द पावर 4 मिलीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है ए व्हीकल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। इसमें कहा है कि 18 किलोमीटर पर आवर से कोई व्हीकल चल रहा है, तो हमें बताना है कि ये 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगा, है ना? 1 सेकंड में कितने मीटर, हाउ मेनी मीटर इट विल ट्रेवल। तो ऑब्वियसली हम मीटर पर सेकंड में अगर इसे कन्वर्ट कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम 18 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 1000 अपॉन आवर को सेकंड में चेंज करेंगे, तो 1 आवर में 60 मिनट और 60 सेकंड, तो इस तरीके से आ जाएगा। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें एक शॉर्टकट भी बताते हैं कई टीचर्स, वो कहते हैं 5/18, यहाँ 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा ना, तो ऊपर वो 5 आ गया अपॉन 18, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया। डी, ऑप्शन डी का क्या कहा गया है? डी में कह रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड की रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है 11.3। बस रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, ये बेसिकली वाटर के रिलेट में बताते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लेड इज़ गिवन 11.3। इट्स डेंसिटी, तो हमें ये डेंसिटी बतानी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर जो वाटर की डेंसिटी होती है उसी के रिलेट में हम यहाँ पर बताते हैं। ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी अगर देखा जाए, वाटर डेंसिटी होती है 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की इतनी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा डेंस होता है वाटर। ओके, तो अगर इसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कहा जाएगा तो सीधे सीधे इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डेंसिटी हो जाएगी 11.3 इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हमें आंसर मिल गया। सॉरी, गलत हो गया, दोबारा से करते हैं। 1.1 डी। ओके, इसमें हमें क्या बनाना है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड की रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है 11.3, और रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, तो ये 11.3 ही कही जाएगी। इट्स डेंसिटी इज़ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हमें बताना है। तो रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली हम वाटर के रिलेट में निकालते हैं। तो वाटर की डेंसिटी अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में देखी जाए तो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये वाटर की डेंसिटी होती है। तो इसी से हम कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है, बेसिकली डेंसिटी इक्वल्स टू रिलेटिव डेंसिटी इनटू
वाटर डेंसिटी। ओके, तो ये हम वैल्यू रख देंगे तो हमें यहाँ पर लिक्विड जो भी लेड है, लेड की डेंसिटी हमें मिल जाएगी। तो ये है रिलेटिव डेंसिटी 11.3 इंटू वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा आंसर हो जाएगा 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हमें इसी को कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो ऑब्वियसली पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। ओके, 11.3, अब ग्राम को जब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1/1000 ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 1/ ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 करना पड़ेगा और इसका क्यूब भी करना पड़ेगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर क्यूब में। ओके, अब ये पलट दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 11.3 1/1000 मल्टीप्लाई बाई, ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 100, ये 3 टाइम्स आएगा 100 इंटू 100 इंटू 100 और ये आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये पर मीटर क्यूब इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पर 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 11.3 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारा डेंसिटी हो गई, आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 1.2 क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स बाय द सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट 1 किलोग्राम। ये कन्वर्जन है 1 किलोग्राम और क्या कह रहा है? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर स्क्वायर है। ओके, स्क्वायर इक्वस टू डॉट डॉट डॉट, ये हमें कन्वर्ट करना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। ओके, इस LHS लेके चलिए। तो LHS लेके चलेंगे 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलिए तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम, ये कन्वर्ट हो गया। ओके, अब मीटर स्क्वायर है, इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ऑब्वियसली 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगाया तो यहाँ भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, स्क्वायर बाहर लगेगा ब्रैकेट के। ओके, इसीलिए, नहीं तो मान लीजिए 100 लिखा और सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया तो गलत हो जाएगा। ओके, 100 सेंटीमीटर लिखना है, उसके बाद स्क्वायर लगाना है। और सेकंड तो सेकंड में ही है तो इसमें तो कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 ग्राम इंटू, ये हो जाएगा 100 2 टाइम्स हो जाएगा तो 100 इंटू 100, इसका मतलब हो जाएगा 10,000, या हम 10⁻⁴ लिख देते हैं सीधे। ओके, और ये यूनिट सभी एक ही साथ लिख देते हैं, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, पर सेकंड स्क्वायर मतलब ये माइनस में, इसलिए मैंने पर सेकंड स्क्वायर बोला। तो ये 4 तो 0 यहाँ से मिल गए, 3 यहाँ से मिल गए, तो ऑल 0 कितने हो गए? 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 1 मीटर को लाइट ईयर में चेंज करना है। ओके, तो ये है हमारा ऑप्शन बी क्वेश्चन। तो मीटर छोटी यूनिट है, लाइट ईयर बड़ी यूनिट है। तो हम पहले लाइट ईयर को फाइंड आउट कर लेते हैं कि 1 लाइट ईयर, पहले 1 लाइट ईयर। तो लाइट ईयर में होता कितने हैं? लाइट ईयर को कैलकुलेट कर लेते हैं। बेसिकली जो लाइट है वो 1 साल में कितना ट्रैवल करती है। तो हमें 1 सेकंड में स्पीड पता है, लाइट जो है 1 सेकंड में कितना चलती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड होती है। इतने मीटर चलती है 1 सेकंड में। ओके, तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ सेकंड मिल जाएं 1 साल में तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए सेकंड फाइंड आउट करते हैं। 1 साल में होते हैं कितने दिन? 365 डेज। ओके, एक दिन में होते हैं 24 आवर, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि इतने सेकंड। तो बेसिकली यहाँ पर हम लिख लेते हैं
मीटर पर सेकंड, ओके। लाइट ईयर इतनी स्पीड होती है और ये इतने सेकंड होगा, ये एस है, 5 नहीं है, एस है, ओके। तो इस सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, हमें मीटर में आंसर मिल जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर देखते हैं, मैं ज़रा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूँ। तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि एक मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा 1/9.46 इंटू 10⁻15। इसको हम इतने लाइट ईयर, तो इसे डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर हम टैली कर लेते हैं, इसे भी डिवाइड करना पड़ेगा। 1.053 इंटू 10⁻16 अप्रॉक्सीमेटली। देखना ज़रा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो मैनेज कर लेना। लाइट ईयर इतना जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सी 1.2 का सी ये कह रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। ओके, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। 3 मीटर 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू डॉट किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है इसमें, मीटर को किलोमीटर में बदलना है, सेकंड को आवर में बदलना है। चलो करके देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, इक्वल टू LHS 3.0 इंटू मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 1/1000, ये हमारा किलोमीटर में चेंज हो गया। वेरी गुड। अब सेकंड है तो 1/सेकंड स्क्वायर, सेकंड को आवर में बदलना है तो ऑब्वियसली 1/60 इंटू 60। तो अगर देखा जाए ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया और सॉरी आवर में कन्वर्ट हो गया तो आवर लिखा जाएगा और यहाँ पर ये स्क्वायर भी आएगा। ओके, तो ये 60 इंटू 60 ऊपर चला जाएगा तो 3.0 1/1000 किलोमीटर इंटू ये 60 इंटू 60 ऊपर आ जाएगा। अब क्योंकि ये स्क्वायर लगा है तो 2 बार आएगा, इसका मतलब 60 इंटू 60 और ये आवर तो यहीं पर ही रहेगा तो ये अपॉन आवर स्क्वायर, ये अपॉन में ही लिख दे रहा हूँ मैं, आवर स्क्वायर। ओके, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 0 हैं, 3 0 से 1 2 3 ये कैंसिल हो जाएंगे। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मल्टीप्लाई जल्दी से करके देख लेते हैं। तो ये आएगा 3 इंटू, अरे ऑन तो कर ले यार, 3 इंटू 60 इंटू 6 इंटू 36 से एक बार में कर दे रहे हैं। ये आ गया 38880, तो ये आएगा 3880 किलोमीटर पर आवर। अब हमें देखना है कि आंसर टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बेसिकली हमें बुक में जो आंसर है वो ये नहीं दिया हुआ है। बुक में जो आंसर दिया है वो 3.9, तो वो 3.9 क्यों है उसे देखते हैं। जो हमें यूनिट दी हुई है, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो दिया हुआ है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है एक तो ये, और ये पॉइंट के बाद वाला 0 भी काउंट होता है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 2। तो यहाँ भी हमें राउंड ऑफ करके इसे कितने सिग्निफिकेंट फिगर में लाना पड़ेगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना पड़ेगा। इसलिए हम 0 हटाएंगे, 8 ही रहेगा। 8 को हटाएंगे, यहाँ 9 हो जाएगा। फिर 9 को हटाएंगे, यहाँ फिर 9 हो जाएगा। तब हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो इसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो हो गया 3.9, ये हमारी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आ गया। लेकिन यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आ तो गया, हमें लास्ट में क्योंकि हमने यहाँ से 0 को रिलीज़ किया है तो उसे भी यहाँ पर नोट करना पड़ेगा। तो हमने कितने 0 रिलीज़ किए, 1 2 3 4। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 10⁻4 भी हमें अटैच करना पड़ेगा और ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
जो डी पार्ट है इसी का, वो कह रहा है कि जी की वैल्यू गिवन है, जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 किलोग्राम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसे कन्वर्ट करना है हमें सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड स्क्वायर और ग्राम पर ग्राम। तो पहले हम इसे लिख लेते हैं किस किस में कन्वर्ट करना है। मैं डॉट डॉट डॉट, ये खाली जगह है, सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड -2 और ग्राम -1। चलो अब इसे कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए सिंपली है, ये न्यूटन है, मीटर ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन न्यूटन का क्या करें। तो न्यूटन का हमें करना क्या है, न्यूटन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो चलो न्यूटन को ब्रेक करते हैं। तो न्यूटन को ब्रेक करने के लिए एक न्यूटन में होता क्या है, तो F = m है, सिंपल सा आपको पता है, F बराबर m है जो कि न्यूटन होता है। इसका मतलब ये क्या है, ये किलोग्राम है और ये क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हमें न्यूटन को बेसिकली क्या लिखना पड़ेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। फिर देखते हैं क्या आता है। तो अभी हम लिखते हैं यहीं से, जी की वैल्यू जो है वो 6.67 इंटू 10⁻11। अब न्यूटन को लिख लीजिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सॉरी, अभी इसे नहीं लिखना है, अभी न्यूटन को ही लिखना है। न्यूटन को किलोग्राम लिख दिया, फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमने न्यूटन को लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यही वाली यूनिट लिख लेते हैं बची हुई, m स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। अब सिंप्लीफाई, तो 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर क्यूब में आ जाएगा अपॉन सेकंड स्क्वायर। फिर देखते हैं, तो ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11, ये हो जाएगा मीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर और किलोग्राम। तो जो हमें क्वेश्चनिंग की गई है वो क्वेश्चनिंग ये है ना। तो सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया, सेंटीमीटर भी आ गया, ये मीटर सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड ऐसे कैसे ही रहेगा, और ये ग्राम किलोग्राम, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएंगे। बस अब इन्हें कन्वर्ट कर देना है। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये यूनिट तो ऐसे ही रहेगी डिजिट, 6.67 इंटू 10⁻11। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, और यहाँ पर क्यूब आएगा अपॉन सेकंड, तो सेकंड ही रहेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। किलोग्राम कितने में हो जाएगा, 1000 ग्राम। ओके, अब 100, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 6.67 इंटू 10⁻11, ये आ जाएंगे 10⁻6, 10⁻6, और डिवाइड में ये आ जाएंगे 10⁻3, और इंटू इन्हें एक साथ लिख लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर, और ये ग्राम। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से ये 3 कट जाएंगे और 3 बचेगा, 10⁻3, तो 11 में 3 ऐड हो जाएगा, 10⁻14, तो आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻14 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड स्क्वायर, और ये ग्राम, ये आपका आंसर। चलो टैली कर लेते हैं एक बार। ओहो हो, सॉरी, भारी मिस्टेक हो गया भाई, भारी मिस्टेक हो गया। ये माइनस में होता है, ये माइनस में होता है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस में, और ये जब माइनस में होगा प्लस में 10⁻⁻8 आएगा। सॉरी, भारी मिस्टेक हो गया, प्लीज़ सॉरी। तो अब इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहूँगा, जैसे अभी मुझसे मिस्टेक हो गई, आंसर ज़रूर टैली कर लिया कीजिए, क्योंकि आंसर टैली करने से हमें पता चल जाता है हम कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। ओके, सॉरी। नेक्स्ट जो है वो कैलोरी की यूनिट दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.3। ओके, 1.3 क्या कह रहा है, 1.3 कह रहा है कि एक कैलोरी इज़ द यूनिट ऑफ हीट एंड इट इक्वल टू 4.2 जूल। ठीक है, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल ये कह रहा है। और साथ ही साथ ये कह रहा है कि जो 1 जूल होता है,
वो यूनिट्स में दिया हुआ है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर ये होता है। सेकंड मैंने पर लिख दिया है क्योंकि वो S-2 है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो 1 जूल इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सपोज वी एम्प्लॉय ए सिस्टम, नया सिस्टम बनाना चाह रहे हैं भैया ये, और कह रहे हैं जो मास है वो अल्फ़ा किलोग्राम है, लेंथ है बीटा मीटर। तो चलो लिखते चल रहे हैं। मास जो है, मास, तो मास को m लिख ले। ओके, तो मास ही लिख लो। मास इक्वल्स टू अल्फ़ा किलोग्राम हो गया। जो लेंथ है वो कह रहा है बीटा मीटर, और जो टाइम है वो कह रहे हैं गामा सेकंड। ये भैया नया यूनिट का सिस्टम है। वो कह रहा है कैलोरी हैज़ मैग्नीट्यूड, तो कैलोरी बतानी है हमें। तो चलिए हम इनकी जगह ये फिट कर देते हैं, बात हो जाएगी हमारी, बस सिंपल है। तो बेसिकली ये वाला सिस्टम उठा लीजिए, और जो किलोग्राम है इसका मतलब 1 किलोग्राम, इसका मतलब 1 किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम यहाँ से देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये अपॉन में जाएगा, या फिर यहाँ पर मैं लिख के दिखा दूँ तो यहीं से मैं लिख दे रहा हूँ। अगर 1 किलोग्राम कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम इस वाले से है ना, तो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू हो जाएगा 1/अल्फ़ा, ये मास का हो गया, ठीक है। और 1 मीटर कितना हो गया, ये हो जाएगा 1/बीटा, ये लेंथ हो गई है ना। और 1 सेकेंड ये हो जाएगा 1/गामा, ये टाइम हो गया। ये हमारी नया मेज़रमेंट सिस्टम तैयार हो गया। इन सब की वैल्यू उठा के हम यहाँ पर रख देंगे। चलिए रखते हैं। तो 1 जूल इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/अल्फ़ा, और मीटर में रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/बीटा। अब मीटर स्क्वायर है तो फिर हमें इसे स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा, और अपॉन में, ये अपॉन में है तो अपॉन लिख लें, या इस पे माइनस लगा दे रहे हैं, नहीं अपॉन ही लिख ले रहे हैं, अपॉन। ये हो जाएगा 1/गामा, और यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये सिंप्लीफाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अल्फ़ा की पावर -1 बीटा की पावर -2, और ये गामा घूम के ऊपर जाएगा है ना, तो ये इसका मतलब हो जाएगा गामा 2, ये प्लस में हो जाएगा, ये यहाँ पर आएगा माइनस में, और ऊपर जाएगा तो प्लस में। तो ये हमारा हो गया, ये बेसिकली किसके इक्विवेलेंट हो गया, 1 जूल के। तो 1 जूल और हमें 1 जूल इक्वल्स टू दिस मिल गया। अब वो कह रहा है कैलोरी में बताना है हमें, तो एक कैलोरी में कितना होते हैं 4.2 जूल। तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल, और 1 जूल इतने के इक्वल है, तो एक कैलोरी कितनी हो जाएगी 4.2, और जूल की वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा -1 बीटा -2 गामा +2। अब भैया फिर से एक बार आंसर चेक कर ले रहे हैं, जो कि इसी में गिवन है 4.2 अल्फ़ा -1 बीटा -2 गामा +2, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.4, ये केवल एक लॉजिकल क्वेश्चन है जो साइंस में हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे वो कहना चाह रहे हैं कि टू कॉल ए डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इज़ मीनिंगलेस। हाँ, मतलब ये है कि लार्ज और स्मॉल जो है उसका अपने आप में अकेले कोई मतलब नहीं है। हम जब इसे रिलेटिवली किसी के रिलेट करते हैं तभी इनका मतलब होता है। जैसे कि हम यहाँ पर पहला जो उन्होंने कहा है वो कहा है एटम, एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो एटम बहुत ही स्मॉल है, लेकिन अगर एटम को अगर देखा जाए कि विद द कंपैरिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। लेकिन अगर हम कहें कि हमारे हमारी बॉडी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही स्मॉल है। हमारी बॉडी के हिसाब से ले लीजिए, या फिर हम जैसे सुई नीडल लेते हैं, नीडल की टिप से भी ये लगभग 10,000 गुना छोटा होता है। तो रिलेटिवली अगर हम जो क्लासिकल पार्टिकल होते हैं उनके रिलेटिवली अगर देखा जाए तो एटम इज़ ए वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, जेट प्लेन मूव्स विद ए ग्रेट स्पीड। तो जेट प्लेन को अगर हम कंपेयर करेंगे मान लीजिए कार की स्पीड से, बाइक की स्पीड से, तो उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो जेट प्लेन जो है वो बहुत ही लार्ज स्पीड से मूव करते हैं, है ना।
और नेक्स्ट वो कह रहा है द मास ऑफ द जुपिटर। ओके, जो जुपिटर का मास है, ऑब्वियसली हम जब जुपिटर की बात कर रहे हैं तो एक प्लेनेट की बात कर रहे हैं, तो प्लेनेट को हम प्लेनेट से ही रिलेट करेंगे। तो जुपिटर को अगर हम रिलेट करें अपनी अर्थ से, तो अर्थ के कंपेरिजन में जो मास है जुपिटर का, दैट इज़ वेरी लार्ज। नेक्स्ट कह रहे हैं द एयर इनसाइड द रूम कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ मोल्स। जो एयर है हमारे रूम में इनसाइड में, तो कितने इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ 1000, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम किसी और से रिलेट करें कि हमारी मुट्ठी में कितने एटम हैं, या फिर मोल में हम कह सकते हैं कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो उसके कंपैरिजन में एयर में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं इस कमरे में एयर के, है ना। नेक्स्ट कह रहा है ए प्रोटॉन इज़ मच मोर मासिव देन एन इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन है वो मच मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का मास लगभग होता है 10⁻³ के ऑर्डर में, 10⁻³ किलोग्राम के ऑर्डर में, और प्रोटॉन का मास होता है लगभग 10⁻27 के ऑर्डर में। तो अगर देखा जाए तो ये जो प्रोटॉन का मास है वो लगभग 10,000 गुना ज़्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट ये बता रहा है कि प्रोटॉन का मास जो है लगभग 10,000 गुना ज़्यादा, या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा होता है। स्पीड ऑफ साउंड इज़ मच स्मॉलर। स्पीड ऑफ साउंड जो होती है लगभग 331 मीटर पर सेकंड होती है, और स्पीड ऑफ लाइट लगभग 3 × 10⁸, लगभग 10 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो ऑब्वियसली जो स्पीड ऑफ लाइट इज़ मच ग्रेटर देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। तो ये स्टेटमेंट जो है केवल एक व्यू बता रहे हैं कि किस तरीके से हम लार्ज और स्मॉल को डिफाइन करते हैं फिजिक्स में या फिर बिहेवियर में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1.5। 1.5 क्वेश्चन कह रहा है कि एक नई यूनिट है जो हम डिफाइन कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट से, है ना। तो वो कह रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज़ यूनिटी। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो यूनिटी है, उसे 1 माना है। तो वो कह रहे हैं अर्थ से, वो सूर्य से मतलब सन से अर्थ तक लाइट को आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, कि 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। तो नई यूनिट में हमें बताना है कि कितनी यूनिट का डिस्टेंस जो है वो यहाँ तक आने में कवर हुआ। ऑब्वियसली 1 सेकंड में अगर लाइट जो है वो 1 मीटर चल रही है ना, तो 10 सेकंड में उसे कितनी चलेगी, 10 मीटर, तो सीधे सीधे डिफाइन हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर लाइट जो है वो 1 सेकंड में कितनी चल रही है वो हमें पता चल जाए, हम टोटल सेकंड फाइंड आउट कर लें, उतनी ही यूनिट की वो लेंथ हो जाएगी। तो हमें पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज़ डिफाइंड बाई c, जो कि कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। मतलब 1 सेकंड में इतनी चल रही है, तो टोटल कितने सेकंड लगे उतनी ही लेंथ हो जाएगी। तो इसको मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है, बस इतना सा काम करना है। तो 8 मिनट, तो 8 मिनट में कितने सेकंड हुए, 8 × 60 ये सेकंड हो गए, और प्लस 20 सेकंड और है ना। तो 8 × 48 480 सेकंड प्लस 20 सेकंड, तो ये हो जाएंगे 500 सेकंड। तो इसका मतलब 500 सेकंड लगेंगे उसे यहाँ तक आने में, और स्पीड जो है 1 सेकंड में इतना चल रही है। इसका मतलब जो इसे हमने 1 यूनिट मान लिया है ना, 1 यूनिट, तो इसका मतलब 500 यूनिट जो है होंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा 500 यूनिट, न्यू यूनिट कहना चाहिए, नई यूनिट जो होगी हमारी 500 यूनिट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1.6, ये 3 पार्ट में है ना। तो 1.6 का ए पार्ट, ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है वर्नियर कैलिपर विद 20 डिवीज़न ऑन द स्लाइडिंग स्केल। ठीक है, कौन सा प्रिसाइज है, तो हमें तीनों के लीस्ट काउंट पता करने पड़ेंगे, है ना। लीस्ट काउंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस विच कैन बी मेजर्ड बाय दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। तो पहले हमें लीस्ट काउंट पता करना होगा। लीस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे तीनों का, तो हम पता करेंगे कि मिनिमम लीस्ट काउंट किसका है। जो मिनिमम लीस्ट काउंट होगा वो सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट होगा। तो सबसे पहले वर्नियर कैलिपर की बात कर रहे हैं, वो कह रहा है 20 डिवीज़न ऑन ए स्लाइडिंग स्केल। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 मेन, अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल है ना, इस तरीके से ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है मान लीजिए, है ना। तो वर्नियर स्केल क्या होता है कि जैसे 20 वर्नियर स्केल है तो 20 डिवीज़न
मेन स्केल के 19 डिवीज़न के इक्वल होता है ना, इसके अकॉर्डिंग जैसे कि ये प्रॉब्लम दी हुई है। तो हमेशा एक का डिफरेंस आता है, और एक का डिफरेंस इसलिए रखते हैं क्योंकि ये मान के चलते हैं कि ये जो है एक को हमने इतने पार्ट में ब्रेक कर लिया। जैसे यहाँ पर मैंने 4 पार्ट दिखाए हैं, 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि 1 मिलीमीटर के यहाँ पर 4 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। तो ऐसे इन्होंने कहा है 20 डिवीज़न, इसका मतलब 100% 19 डिवीज़न जो होंगे, 19 मेन स्केल डिवीज़न विल बी इक्वल टू 20 वर्नियर स्केल डिवीज़न, ये होगा। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न कितना हो जाएगा, 19/20 मेन स्केल डिवीज़न, ये इक्वल आ जाएगा। तो लीस्ट काउंट पता करें तो लीस्ट काउंट कितनी होती है वर्नियर स्केल की, लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल विल बी 1 मेन स्केल डिवीज़न, 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न, है ना। ये इस तरीके से फाइंड आउट होगी। तो 1 मेन स्केल डिवीज़न यहाँ पर हम अभी मेन स्केल डिवीज़न माइनस यहाँ पर वर्नियर स्केल डिवीज़न, ये भी मेन स्केल डिवीज़न में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 19/20, ये भी मेन स्केल डिवीज़न में हो गया। इसे माइनस कर लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 1/20, और ये मेन स्केल डिवीज़न। और मेन स्केल डिवीज़न कितना होता है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम वर्नियर कैलिपर में 1 मिलीमीटर होता है, तो यहाँ पर हम मिलीमीटर लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा लगभग 1/20 और मिलीमीटर, है ना। तो 1/20 मिलीमीटर, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/20 को मिलीमीटर में कन्वर्ट करके, चलिए 1/20 इक्वल टू 0.05, यह आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर। ये किसकी लीस्ट काउंट हो गई, वर्नियर स्केल की। ओके, इसे हम याद रखेंगे अभी। नेक्स्ट आ जाइए, एक हमें ये मिल गया। नेक्स्ट है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज में कह रहा है जो 1 मिलीमीटर जो है कितने में, 100 डिवीज़न में। तो बी पार्ट का फाइंड आउट करते हैं, ए पार्ट की बी पार्ट। तो ये होती है पिच डिवाइडेड बाई जो एक सर्किल में कंप्लीट होने पर जितना भी इंस्ट्रूमेंट मूव करता है, जैसे स्क्रू गेज होता है, स्क्रू होता है ना, तो उस पर जो बाहर से रिंग्स बनी होती हैं, तो एक रिंग को घूमने में अप्रोच कितना करता है, इस तरीके से जैसे हम घुमाते हैं ना ऐसे करके, तो एक रिंग को घूमने में कितना अप्रोच करता है आगे की तरफ, इस तरीके से ये आगे की तरफ। तो ये आता है पिच जो कि 1 मिलीमीटर होती है, PITCH, पिच डिवाइडेड बाई डिवीज़न, है ना। पिच होती है 1 मिलीमीटर और डिवीज़न इन्होंने दिए हैं 100, है ना। तो यहाँ पर डिवाइड करके देख लीजिए, ये आ जाएगा लगभग 1/, तो ये आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। ओके, तो ये हमारी लिस्ट काउंट किसकी हो गई, स्क्रू गेज की। तो ऑब्वियसली ये लिस्ट काउंट कम है, मतलब ये कम डिस्टेंस को मेज़र कर सकती है, तो इससे बेहतर ये है ना। इस वाले मतलब वर्नियर कैलिपर से अच्छा कौन है, स्क्रू गेज है। अब चलिए तीसरे के बारे में और जानकारी ले लेते हैं, तब पता करते हैं तीनों में से कौन सा अच्छा है। तीसरा वो कह रहा है एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन ए वेवलेंथ ऑफ लाइट। वो कह रहा है एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब वो लाइट का इंस्ट्रूमेंट है जो कि वेवलेंथ ऑफ लाइट की वेवलेंथ के बराबर। तो लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है उसे देख लेते हैं। ये हमारा सी पार्ट है। लाइट की वेवलेंथ अगर ऑलमोस्ट देखा जाए लगभग 450 नैनोमीटर से लेके विजिबल लाइट जो है वो 750 नैनोमीटर तक जाती है वेवलेंथ, है ना। तो इसमें कोई एक बीच की ले रहे हैं सर, 400, 5,500 ले सकते हैं, 600 ले सकते हैं, चलिए 600 ले लीजिए, 600 नैनोमीटर ऑन एन एवरेज, है ना। तो 600 नैनोमीटर को वी हैव टू कन्वर्ट दिस नैनोमीटर इनटू मिलीमीटर, क्योंकि पहले की 2 यूनिट जो हमने फाइंड आउट की है वो मिलीमीटर में फाइंड आउट की है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर होते हैं, ठीक है। अब इसे कन्वर्ट कीजिए, 1 मीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं, 1000 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10 की पावर 9 नैनोमीटर। इसका मतलब 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, 10 टू द पावर 6,
नैनोमीटर है ना, तो 1 नैनोमीटर आ जाएगा 1/10⁶, तो ये आ जाएगा 600 1/10⁶ मिलीमीटर। तो यहाँ पर 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएंगे, 4 ज़ीरो बचेंगे, तो पहले लिख लेते हैं 6/10⁴ मिलीमीटर। ओके, 4 ज़ीरो एडजस्ट करने हैं, 1 2 3 4.0, तो मिलीमीटर। तो इतने मिलीमीटर जो है इसकी लीस्ट काउंट है, जो कि बहुत कम है ना, ये सबसे ज़्यादा कम है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा प्रिसाइज कौन है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 1.7 पे आ जाओ। वो कह रहा है एक स्टूडेंट है, उसने 20 ऑब्जर्वेशन किए। ऑब्जर्वेशन मतलब 20 बार उसने जो है लेंथ नापी या विड्थ नापी, जो भी है उसने 20 बार नापी। और वो कह रहा है कि जो भी थिकनेस है माइक्रोस्कोप का, जो मैग्नीफिकेशन है वो 100 है। अब माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन 100 का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जर्वर कुछ भी देख रहा है उसे 100 गुना बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ह्यूमन हेयर वो देख रहा है कितना गुना दिखाई दे रहा है? 100 गुना मोटा दिखाई दे रहा है। अब उसने कहा कि माइक्रोस्कोप में 3.5 मिलीमीटर दिखाई दिया, तो असलियत में बाल की मोटाई बतानी है। व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर? तो उसे जो भी दिखाई दे रहा है 100 गुना ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना। मैग्नीफिकेशन m से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीफिकेशन कितना है? 100। और उसने जो ह्यूमन हेयर माइक्रोस्कोप में जो देखा है वो कितना देखा है? 3.5 मिलीमीटर। तो इसका मतलब ये उसे 100 गुना ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना। असलियत में कितना होगा? तो ऑब्वियसली 100 गुना कम कर दें, तो हेयर की जो थिकनेस होगी कितनी हो जाएगी? 3.5 डिवाइडेड बाई 100 मिलीमीटर। बस हो गया काम, डिवाइड कर दीजिए 0.035 मिलीमीटर। ये उसकी एक्चुअल थिकनेस हो गई हेयर की, और बस ख़त्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.8 का पहला क्वेश्चन, यू आर गिवन ए थ्रेड एंड ए मीटर स्केल। थ्रेड दे दिया, चलो भैया थ्रेड ले लें पहले। ये थ्रेड आ गया, अरे भाई ये थ्रेड आ गया। ओके, ये थ्रेड आ गया और एक मीटर स्केल आ गया। इसे जो है मैं थोड़ा सा सही कर दूं। ये थ्रेड आ गया और मीटर स्केल आ गया। ओके, वो कह रहा है इस थ्रेड से थ्रेड की मोटाई पता करनी है मीटर स्केल से। तो मीटर स्केल में दिक्कत क्या है कि मीटर स्केल से जब आप थ्रेड की मोटाई नापने की कोशिश करेंगे, ये देखिए, तो जो थ्रेड की मोटाई है वो 1 मिलीमीटर से कम हो जाएगी। मतलब जो इस स्केल का जो लीस्ट काउंट है उससे भी कम इसकी मोटाई है। तो इसे कैसे नापेंगे? तो हमें यहाँ पर एक टेक्निक यूज़ करनी है। उसमें करना क्या है कि थ्रेड को इस तरीके से कई बार लपेट लेना है ना। तो जैसे ही इस तरीके से आप इसे कई बार लपेट लेंगे और मीटर स्केल को लाएंगे और यहाँ पर रखेंगे, और उसके बाद आप देख लेंगे कि जैसे 10 आपने ये 10 बार लपेटा है ना, तो बिल्कुल सटा के लपेटना है, बिल्कुल सटा के पास। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ऐसे करके मेज़र कर लेना है टोटल, है ना। तो मान लीजिए 5 मिलीमीटर आ गया, 5 मिलीमीटर, लगभग 5 मिलीमीटर के आसपास आ रहा है। चलो मैं ठीक से देखता हूँ, तो ये 5 नहीं, ये जा रहा है, ये तो इंचेस है यार, इधर से चलना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाइए, है ना। ये लगभग आएगा 9 मिलीमीटर के आसपास, है ना। ये 9 मिलीमीटर के आसपास है। तो कहने का मतलब क्या है, फिर हमें क्या करना है, ये काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5, इस तरीके से हमें काउंट कर लेना है। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैंने जो लपेटा हुआ है, एक जनरल आइडिया ले रहे हैं कि मान लीजिए 23, है ना। तो 23 जो राउंड है, 23 मतलब इसने जो थिकनेस आई है कितनी बार आई है? 23 बार। तो 23 जो रैप हैं, RAP रैप कह दीजिए, है ना, रैप WRAP, हाँ, रैप जो है वो इक्वल टू कितने हैं? 9 मिलीमीटर के आसपास। ओके, तो एक रैप कितने का हो जाएगा?
9/23 मिलीमीटर। तो यहाँ पर ये धागे की जो थिकनेस है वो इस तरीके से आ जाएगी। तो ये एक सिंपल सी टेक्निक है जिसमें आप बेसिकली हमने क्या किया है, उससे लीस्ट काउंट, क्योंकि इसके बियॉन्ड लीस्ट काउंट जा रहा था तो हम उस तरीके से काउंट नहीं कर सकते। तो ये भी एक तरीके से क्या है, एवरेजिंग है। हमने क्या किया, एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हमने ले लिया और एक एवरेज हमने थिकनेस ले ली और डिवाइड कर दिया, है ना। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है a screw gauge has a pitch of 1 millimeter and 200 divisions on the circular scale. Do you think it is possible to increase the accuracy of screw gauge arbitrary मतलब काम चलाऊ तरीके से बढ़ाना है, by increasing the number of divisions on the circular scale? कर तो सकते हैं, लेकिन आर्बिट्रेरी का मतलब ये हुआ कि हमें विदाउट मशीनरी करना पड़ेगा, तो प्रिसीजन इतना ज़्यादा नहीं होगा। और अगर हम खुद से करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि सर्कुलर स्केल पे हम उतना अच्छे से वर्क कर पाएंगे। वो कहीं ना कहीं क्या होगा कि ब्लॉक्स हम उतने अच्छे जो एक्यूरेट डिवीज़न नहीं कर पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता टेम्परेरी हम फाइंड आउट करेंगे। और दूसरी एक प्रॉब्लम और आएगी कि क्लियर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब हम अपनी आँखों से ठीक उसे जो है दूर दूर वो डिवीज़न को नहीं देख पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम आएगी, मुझे नहीं लगता आर्बिट्रेरी हम कर पाएंगे, मुश्किल है ना। नेक्स्ट क्या है, अब इस पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अलग अलग बुक से आप देख सकते हैं, अलग अलग इसके आंसर्स मिलेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। द मीन डायमीटर ऑफ थिन ब्रास रॉड इज़ टू बी मेजर्ड बाई वर्नियर कैलिपर. Why is a set of 100 measurement of a diameter expected to yield a more reliable estimate than a set of 5 measurement only? तो ये तो एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट है। जितना ज़्यादा हमारे पास रीडिंग होगी उतना ही ज़्यादा हम एवरेज कर पाएंगे, और एवरेजिंग हमारी उतनी ही क्या होगी, ट्रू वैल्यू के उतनी ही पास जाएगी। तो ट्रू हमारा जो अंतिम लक्ष्य होता है वो ट्रू वैल्यू के आसपास वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन हम ले सकें उतनी ही एवरेजिंग अच्छी आएगी। तो यहाँ पर क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लेने चाहिए मोर रिलायबल रिज़ल्ट के लिए। तो 100 रिज़ल्ट इसीलिए लिए जाते हैं, या वैसे तो 100 बहुत हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज में चलते हैं, वरना 10, 15, 20, अगर 20 ऑब्जर्वेशन जिसने लिए हैं और जिसने 5 ऑब्जर्वेशन लिए हैं, ऑब्वियसली जिसने 20 ऑब्जर्वेशन लिए हैं उसके जो रिज़ल्ट होंगे वो ज़्यादा प्रिसाइज होंगे और ट्रू वैल्यू के ज़्यादा पास होंगे, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। वो कह रहा है एक फ़ोटोग्राफ है, हाउस ऑक्यूपाइज एन एरिया 1.75। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, बेसिकली ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा 1.75, ये 1.9। क्वेश्चन नंबर 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कोई फिल्म है 35 मिलीमीटर, ये पहले फ़ोटोग्राफिक फिल्म आती थी, फ़ोटो को जिससे लिए जाते थे। कोडेक ने बेसिकली बहुत पैसा कमाया इस चीज़ से, बाद में कोडेक ख़त्म हो गया। खैर पुराने लोगों को पता होगा कोडेक की रील आती थी। तो 35 मिलीमीटर स्लाइड है, उस पर यह ऑब्जेक्ट आया है सेंटीमीटर स्क्वायर। वो कह रहा है स्लाइड इज़ प्रोजेक्टेड टू ए स्क्रीन, द एरिया ऑफ द हाउस ऑन द स्क्रीन। तो ये बेसिकली इमेज है, इमेज का उन्होंने साइज़ दिया हुआ 1.55 मीटर स्क्वायर। ओके, व्हाट इज़ द लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोजेक्टेड स्क्रीन। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन पूछा है और हमें यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है वो एरिया में दी हुई है। तो ऑब्वियसली हम पहले एरिया मैग्नीफिकेशन पता करेंगे। तो एरियल मैग्नीफिकेशन, ये चीटियाँ कहाँ से आ गई यार। एरियल मैग्नीफिकेशन, एरियल मैग्नीफिकेशन, इसे फाइंड, एरियल मैग्नीफिकेशन इमेज डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट, है ना। तो इमेज कितनी है 1.55 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए दोनों की डायमेंशंस जो है वो डायमेंशन यूनिट जो है वो डिफरेंट है। तो मीटर स्क्वायर को हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं स्लाइड चेंज, 1.55 को कन्वर्ट कर लीजिए 1.55 इंटू मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 बार है, तो 2 बार 100 आएगा और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1.75 सेंटीमीटर
स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमें केवल मैग्नीफिकेशन मिल जाएगा। तो मैंने इसे कैलकुलेटर पर अलग से सॉल्व कर लिया है, आंसर देख लेता हूँ 8857। तो ये बेसिकली क्या है, ये एरियल मैग्नीफिकेशन है, तो एरिया का मैग्नीफिकेशन है, तो एरियल मैग्नीफिकेशन कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने पूछा क्या है, लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो हमें एरिया को लीनियर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, लीनियर मैग्नीफिकेशन। इसके लिए हमें अंडर रूट करना पड़ेगा, किसका, एरियल मैग्नीफिकेशन का। तो 8857 का अंडर रूट फाइंड आउट कर लीजिए। तो इसका जो अंडर रूट आ जाएगा वो लगभग 94.1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं, तो क्यों ना इसे यहीं पर ही देख लिया जाए। तो ये बुक में आप देख लीजिए, ये पहले वाले में हमें सिग्निफिकेंट नंबर बताने हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो 11th क्लास की वीडियोज़ में सिग्निफिकेंट फिगर नाम से वीडियो है, और आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं लिंक में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, है ना। तो फिलहाल यहाँ पर समझ लेते हैं कि मैं सीधे सीधे इसमें, क्योंकि ये डेसिमल के बाद वाले ज़ीरो, अगर बीच में कोई भी डिजिट नहीं है, ज़ीरो है, तो ये काउंटेबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर सिग्निफिकेंट फिगर इसमें पहले वाले में देखा जाए तो कितनी होगी, केवल 1, है ना। तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पर देखा जाए तो ये तो तीनों ही नंबर हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे कितनी होंगी, 3। इनसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कितने भी ज़ीरो लास्ट में हो सकते हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर इस वाले बी वाले में कितने होंगे, रुको मैं इसका लॉक हटा देता हूँ, अब सही है ना, एक, अब सही। जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें कितने होंगे, 3। इसमें सिग्निफिकेंट के फिगर कितने होंगे, देखो पहली नज़र में लग रहा होगा 3 है, लेकिन ये जो ज़ीरो है, ये ज़ीरो किसके बाद आ रहा है, डेसिमल के बाद आ रहा है, तो ये काउंटेबल है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 4। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है, पॉइंट के बाद ज़ीरो है ना, तो ये भी ज़ीरो काउंटेबल है ना। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 4। अच्छा, इससे पहले वाले सी वाले की अगर बात करें तो ये वाला जो ज़ीरो है, जो डेसिमल से पहले है, ये काउंटेबल नहीं होता है जब तक कि इसके लेफ़्ट में कोई डिजिट ना हो। इसके लेफ़्ट में अगर कोई डिजिट होती तो ये काउंटेबल होता है, कोई डिजिट नहीं है तो ये काउंटेबल नहीं है ना। तो ये वाले में पॉइंट के बाद है तो ये काउंटेबल है, तो इसमें कितने हो गए, 4। अच्छा, यहाँ पर अगर ज़ीरो मिड में है ना, इसके पहले भी नंबर है, इसके बाद में भी नंबर है, तो भी ये ज़ीरो काउंटेबल है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि डेसिमल के बाद ज़ीरो है, लेकिन ये ज़ीरो काउंटेबल नहीं है, क्योंकि इन ज़ीरो में डेसिमल तक कोई भी क्वांटिटी नहीं है, डिजिट नहीं है। तो इसका मतलब ये सब काउंटेबल नहीं होंगे। अगर यहाँ एक भी डिजिट होती या यहाँ पर होती तो ये सब काउंटेबल हो जाते, लेकिन नहीं है, तो ये काउंटेबल नहीं है। तो इधर के ही काउंटेबल है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। ओके, नेक्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 1.11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं द लेंथ ब्रेड थिकनेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज गिवन। लेंथ है, ब्रेड्थ है, थिकनेस है, तो गिव द एरिया एंड वॉल्यूम, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। बस इसमें कुछ नहीं करना है, जो आप पुराने फार्मूलाज यूज़ करते हैं वहीं से ये फाइंड आउट होगा। बस एक नई चीज़ क्या है कि सिग्निफिकेंट फिगर हमें पता करनी है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें आंसर देना है और उसे राउंड ऑफ कैसे करना है ना। तो यहाँ मैं तीनों मेजरमेंट लिख ले रहा हूँ। एक है 4.234, ये मीटर में है। दूसरा है 1.005, ये भी मीटर में है। तीसरा है 2.01, ये सेंटीमीटर में है ना। तो ये लेंथ ब्रेड्थ थिकनेस दी हुई है। ऑब्वियसली तो सरफेस एरिया यहाँ पर देखते हैं, ये बॉक्स है जैसे कि, है ना। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ये वाली ब्रेड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। तो ऑब्वियसली इसकी कितनी फेसेस हैं, 1 2 3 4 और 5 6, तो 6 फेसेस हैं। वो तो आपने बचपन में देखे ही है, सभी क्लास 8th क्लास में भी है ये सब, है ना। तो 6 फेसेस हैं। तो आप 3 फेसेस का एरिया फाइंड आउट कर लीजिए, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2
इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल इंटू एच। तो ये सब वैल्यूज पुट करेंगे और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये दोनों मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इन सब को मीटर में चेंज कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज कर लेंगे और उसके बाद वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो अब मैं आंसर सीधे जो है वो मैंने पहले ही कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया। मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। आंसर आएगा इसका 8.7209478 मीटर स्क्वायर। तो हमें करना क्या है, क्या यही आंसर होगा? ऑब्वियसली ये आंसर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंट फिगर हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके हैं। इसके सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। तो हमें जो आंसर देना होगा वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक देना होगा। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जो क्वेश्चन में होगी उतना ही आंसर हमें देना होगा। तो यहाँ पर मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके आना होगा। तो मैं यहाँ पर हटाऊंगा, इसे राउंड ऑफ करूँगा। 8 को हटाऊंगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। फिर 8 को हटाऊंगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 को हटाऊंगा, यहाँ पर 10 है ना, तो 10 हो जाएगा। तो 10 बेसिकली यहाँ पर 1 आ जाएगा अगर देखा जाए तो 1 को हटाऊंगा तो ये यही रहेगा, क्योंकि इससे कोई फ़र्क। तो जो इसका आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 8.72 मीटर स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर होगा, है ना। ठीक है, ऐसे ही हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम में क्या करेंगे, हम तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे। इसे पहले मीटर में चेंज कर लेंगे, वो कर ही लिया होगा इसे सॉल्व करने के लिए। तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मैं लिख देता हूँ एरिया और ये हो जाएगा वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम मैंने फाइंड आउट कर लिया है। इसका वॉल्यूम जो आएगा वो 0.0855289 मीटर क्यूब समथिंग। और फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें आंसर देना होगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आएंगी 855, यहाँ तक आएगी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारा जो आंसर बनेगा तो 0.0855 मीटर क्यूब, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इसमें बस सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, कोई भी डिजिट जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर की होगी उतने तक ही हमें आंसर को रोक देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 क्या कह रहे हैं, 12 कह रहे हैं द मास ऑफ द बॉक्स मोजर ग्रोसर है, उसने एक मास लिया है बॉक्स का 2.30 किलोग्राम, 2.30 किलोग्राम, और 2 गोल्ड के पीस हैं, वो सोने के पीस हैं भैया, और 20.15 ग्राम, है ना। तो हम इसे भी किलोग्राम में चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि हमें जोड़ना है और इनका डिफरेंस करना है। तो किलोग्राम वाले को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। तो 02015 और ये भी ऐसे हो जाएगा 02017। ऑब्वियसली इन तीनों को जोड़ देंगे, 0 0 आएगा तो 7 5 12 का 2 हासिल लगे 1, ये आ जाएगा 3 0 2 3 और ये 2.34032। अब आंसर क्या होगा, बेसिकली आंसर तो हम फिर से क्या देखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ पर है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर इसकी है ना। तो बाकी दोनों में कितनी है 4 4 है, जो अदर वेट दिया हुआ इसमें 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 3। तो हम जो आंसर देंगे वो उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर देंगे 3। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर 2.34 किलोग्राम, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग। इसी में बी पार्ट जो है वो क्या कह रहे हैं, बी पार्ट कह रहे हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस ऑफ द गोल्ड पीसेस। तो गोल्ड पीस का डिफरेंस पता करना है तो
अगर इसे सिंपली देख लीजिए, दोनों ही ग्राम में दिए हुए हैं, तो 20.17 है। मैं इसे इधर सॉल्व कर लेता हूँ। ये चीटी रानी यहाँ कहाँ से आ गई? 20.17 और एक है 20.15, इन्हें माइनस कर लो तो 0.02 ग्राम। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर से नीचे जा रहा है, तो हमें इसमें सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी, दूसरा स्टूडेंट उसे ड्राइव कर रहा है लेकिन वो भूल गया। थोड़ा सा जो है उस स्टूडेंट की हेल्प करनी है। तो उस स्टूडेंट की हेल्प कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। पहले तो वो फॉर्मूला लिखते हैं, m इक्वस टू m0 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर 1/2। ये फार्मूला है। बोले भाई असली फार्मूला नहीं मिल रहा है, एक की मिसिंग है। तो हम डायमेंशनली देखते हैं कि डायमेंशन के हिसाब से क्या होना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे डायमेंशन क्या है, मास। ये बेसिकली मास है, मास ऑफ द पार्टिकल एट स्पीड v, किसी भी स्पीड पर ये मास है ऑब्जेक्ट का। ये रिलेटिविटी मास वेरिएशन का फॉर्मूला है, आइंस्टीन ने दिया था। और राइट हैंड साइड पे m0 है। m0 जो है बेसिकली रेस्ट मास है। तो कहने का मतलब ये भी मास है, ये भी मास है, द्रव्यमान है दोनों। तो यहाँ पर यूनिट जो है, जो इसकी ओवरऑल यूनिट है, वो क्या आनी चाहिए, वही यूनिट आनी चाहिए जो लेफ्ट हैंड साइड पे। यूनिट के बजाय हमें ज़्यादा सही कहना रहेगा डायमेंशन। तो लेफ्ट में भी जो डायमेंशन है वही रहनी चाहिए जो राइट हैंड साइड में डायमेंशन होगी ओवरऑल। तो ऊपर ये डायमेंशन कितनी है मास की, किलोग्राम हो जाएगी, इधर भी किलोग्राम हो जाएगी। तो इसका मतलब किलोग्राम ही रहनी चाहिए। तो नीचे वाली जो क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, 1, है ना। उसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, 1। तो यहाँ की ओवरऑल, अच्छा इस वाली क्वांटिटी की बात करें यहाँ, तो यहाँ पर कोई भी जो होमोजेनिटी इक्वेशन जो है वो क्या कहता है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी जो क्वांटिटी है वो ऐड हो सकती है और सब्ट्रैक्ट हो सकती है, कब, जब दोनों की डायमेंशन सेम हो। इसका मतलब इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो इसकी डायमेंशन, क्योंकि ये v वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रही है, जबकि डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, 1। तो स्पीड ऑफ लाइट जो कि उन्होंने ऐड करने को कही है, तो कहाँ ऐड होगी, अगर इसे डिवाइड कर दिया जाए तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो ओवरऑल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 1। तो इसकी जो सही यूनिट बनेगी जाके वो m0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब इसकी पावर 1/2 कर देते हैं। तो ये भी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, ये भी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर है, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है। तो स्पीड से स्पीड कैंसिल हो जाएगी, इसका मतलब जो यूनिट है वो 1 आ जाएगी। तो ये वो सब चीज़ें 1 हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड पे किलोग्राम है, तो राइट हैंड साइड पे भी क्या बचेगा, किलोग्राम। तो जो डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि मिसिंग कहाँ पर है, हम कहाँ पर इसे लगा सकते हैं, है ना। तो बस इसमें यही लॉजिक लगाना है। इस तरीके से आप कई और भी इक्वेशंस में जो है मिसिंग टर्म पता कर सकते हैं, इक्वेशन चेक कर सकते हैं। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन इससे सही हो जाता है ना, कि कौन सा रिलेशन सही है, कौन सा रिलेशन गलत है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इसे पढ़ते हैं। कह रहा है द यूनिट ऑफ द लेंथ कन्वीनियंट ऑन द एटॉमिक स्केल इज नोन एज एन एंगस्ट्रॉम एंड इज डिनोटेड बाय, एंगस्ट्रॉम को समझ लेते हैं। उन्होंने दिखाया 1 एंगस्ट्रॉम ए, और ए पर ये 0 बना देते हैं, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो कि होता है 10⁻⁻10 मीटर के, ओके। मतलब 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होते हैं, और 1 एंगस्ट्रॉम में देखा जाए तो 10⁻−10 मीटर होते हैं, ठीक है। ये रिलेशन हमें मिल गया। वो कह रहे हैं हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस है साइज़ उन्होंने बताया, साइज़ ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, बेसिकली रेडियस ली जाएगी, ओके। तो रेडियस दी हुई है, तो r इक्वस टू 0.5 एंगस्ट्रॉम, ओके। रेडियस गिवन है। कह रहा है व्हाट इज़ द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम हमें पता करना है किस में, मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में। तो हमें ये एंगस्ट्रॉम मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें
वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा 1 मोल हाइड्रोजन का। तो पहले हम एक एटम का वॉल्यूम पता करते हैं और 1 मोल में जितने आइटम होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा। बस सिंपल सी कैलकुलेशन है, चलो करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, एटम क्योंकि स्फेरिकल मान के चलते हैं तो स्फेयर का फॉर्मूला हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए, 4/3, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस हमें पता है 0.5 एंगस्ट्रॉम, और इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻10 और ये आ गया क्यूब। ओके, तो ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया, मीटर क्यूब में। इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के बाद मैं आंसर देख लूँ ज़रा, मैंने कहाँ सॉल्व किया है। इसे मैंने सॉल्व कहाँ किया, लो मिल ही नहीं रहा है, छोड़ो, लो इसे सॉल्व कर ही लेते हैं। तो ऑन कीजिए, 4/3 इक्वल टू दिस वन इंटू 3.14 इक्वल टू दिस वन इंटू ब्रैकेट 0.5 इंटू 10⁻⁻10 ब्रैकेट क्लोज का क्यूब यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू दिस वन 5.233 इंटू 10⁻31 मीटर क्यूब। ओके, तो ये एक हाइड्रोजन एटम का मिल गया। अब 1 मोल वॉल्यूम, 1 मोल में कितने होंगे, तो 1 मोल में हमें पता होना चाहिए 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली क्वांटिटी से, 5.233 इंटू 10⁻31 मीटर क्यूब। तो हमारे पास पहले से ही आंसर है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल टू 3.1515 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। तो ये जो है वॉल्यूम हो गया। चलिए आंसर से चेक कर लेते हैं एक बार। 3 इंटू 10⁻⁻7। हाँ, तो अगर हम इसे देखें सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमें जो वैल्यू गिवन है वो 0.5 एंगस्ट्रॉम गिवन है। तो अगर सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो यहाँ पर कितना है, 1। तो केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर में हमें आंसर देना है, तो हमें ये सारी क्वांटिटी हटानी पड़ेंगी, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर हमें सिर्फ कितना मिलेगा, 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है 15, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 1.15 लिख दे रहे हैं। तो कह रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। एसटीपी पर उन्होंने बताया कि वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर। मोलर वॉल्यूम जिसे बोलते हैं, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ, ये सब जो टर्मिनोलॉजी है, ये मोलर वॉल्यूम, मोल, ये सब हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि सर ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, हमें इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। आगे वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर है। तो सभी क्वांटिटीज़ को लेकर इन्होंने चीज़ें पूछी हुई हैं। हालांकि ये स्टूडेंट को डिटेल में आगे वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी, तो ये टेंशन मत लेना कि मोल नहीं समझ में आया, मोलर वॉल्यूम नहीं समझ में आया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, इन सब चीज़ों को समझने की अभी ज़रूरत नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हो गया, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द मोलर वॉल्यूम टू द एटॉमिक वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम और एटॉमिक वॉल्यूम में रेशियो पता करना है। तो अभी हमने जो है मोलर वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम, तो एटॉमिक वॉल्यूम 1 मोल का एटॉमिक वॉल्यूम इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने पता किया था, जो कि हमें सीधे सीधे कितना मिला था, 3 इंटू 10⁻⁷। तो उसे लिख लें 1 मोल गैस का जो 1 मोल हाइड्रोजन का जो हमने
वॉल्यूम फाइंड आउट किया था 3 × 10⁻7 मीटर क्यूब। ओके, अब वो कह रहा है जो एसटीपी पर इतना लीटर जो है उसका वॉल्यूम भी हमें पता करना है और उसका रेशियो पता करना है ना। तो रेशियो कैसे पता करेंगे वो देखते हैं। तो पहली चीज़ तो हम देखते हैं कि 22.4 लीटर, इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम ये देखते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वस टू होता है 1000 लीटर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा। तो अगर हम 1 लीटर की बात करें तो कितना हो जाएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, तो 22.4 लीटर में कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर में हो जाएंगे 22.4 × 10⁻³ मीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम हो गया कितने का, 1 मोल हाइड्रोजन के लिए। बस इसका हमें रेशियो पता करना है, तो रेशियो पता करेंगे। तो ये देख लें कि रेशियो में पहले कौन का है, रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम। तो वो मोलर वॉल्यूम ऊपर आएगा, तो मोलर वॉल्यूम का हम लिख लेते हैं 22.4 × 10⁻³ मीटर क्यूब टू द 1 मोल गैस का वॉल्यूम वो आएगा 3 × 10⁻7 मीटर क्यूब। इन्हें डिवाइड कर देना है तो हमें आंसर पता कर लेना है। कहाँ गया हमारा जादुई कैलकुलेटर। तो 22, हम केवल इसी को डिवाइड कर लें, ये हम अपने आप सॉल्व कर लेंगे। तो 22.4 डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 7.4666 आ रहा है, तो 7.47 लिख ले रहे हैं। ओके, तो 7.47 राउंड ऑफ में ये आ जाएगा, इंटू 10 की पावर ये ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, और रेशियो है तो मीटर से मीटर कट जाएगा, केवल एक नंबर बचेगा 7.47। तो 7.47 अगर देखा जाए तो ये रेशियो में इतना अंतर क्यों आ गया। बेसिकली जो हमने पिछले क्वेश्चन में जो वॉल्यूम निकाला था वो एटम के बीच में हमने वॉल्यूम जो स्पेसिंग थी वो कंसीडर नहीं की थी। एटम क्या थे, बहुत प्योर वॉल्यूम की बात कर रहे थे, है ना। लेकिन गैसेस में क्या होता है, गैसेस में जो मॉलिक्यूल होते हैं या जो एटम होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, है ना, एकदम बिल्कुल कांटेक्ट में एटम या मॉलिक्यूल नहीं होते हैं। तो इसलिए ये जो डिफरेंस है आया है, इतना डिफरेंस इसलिए आया है वॉल्यूम में, है ना। तो हमेशा जो है गैसेस के केस में हम सॉलिड मान के नहीं चलते हैं, वो एटम कांटेक्ट में नहीं होते हैं, वो एटम दूर दूर होते हैं, इसलिए इतना जो है डिफरेंस आया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप जब कभी ट्रेन में चले होंगे तो ट्रेन में चलने पर जो पास के ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे खंबा है या फिर स्टेशन है और स्पीड में ट्रेन है, तो वो पर्सन ऐसा लगता है, या जो पेड़ हैं पौधे जो पास में है, रेलवे क्रॉसिंग या रेलवे लाइन के पास में है, वो ऐसा लगता है बहुत तेज़ी से पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम दूर के ऑब्जेक्ट को देखें तो दूर के ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पीछे जाते हैं, या कई केसेस में जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट होते हैं वो तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ चल रहे हैं, जैसे कि मून और सन। इनके केस में अगर आप देखेंगे, या फिर एरोप्लेन है जो बहुत ऊपर उड़ रहा है, तो आप देखते हैं कि वो आपके साथ में चल रहे हैं। तो ये कह रहा है कि ये बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है, जैसे मान लीजिए ये आई है ना, आई से आप जैसे पास के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो जो आपका जो एंगल, व्यू एंगल है ये वाला, है ना, ये एंगल बहुत ही ज़्यादा होता है पास के ऑब्जेक्ट के लिए। अगर यही पेड़ हमसे 5-10 किलोमीटर दूर है, यही पेड़, है ना, तो जो हमारा जो एंगल बनेगा, व्यू एंगल, वो ये कम हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से एक तो इसकी इफेक्ट आता है, दूसरी चीज़ ये है कि लाइन ऑफ साइट, कि ये बहुत दूर है ना, तो इसे जो है आँखों से दूर जाने में, मतलब ये जो कॉन्टैक्ट एंगल है, जो आई एंगल जो बन रहा है, इसे मूव होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसे मूव होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट हमें धीरे धीरे पीछे की तरफ मूव होते हुए दिखाई देते हैं, और ये वाला बहुत तेज़ी से मूव होता हुआ दिखाई देता है। कई केसेस में ये कांस्टेंट होते हैं, जैसे मून को आप देख रहे हैं ना, तो मून को जब आप देखते हैं तो ये जो एंगल है ये बहुत ही कम होता है। ये व्यू एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ विज़न बोलते हैं, इसका नाम नहीं ध्यान आ रहा है यार, क्या बोलते हैं, ये बहुत ही कम होता है है ना। तो इस वजह से इसको जो वेरिएशन होता है, चेंजेस बहुत ही धीरे धीरे होते हैं, इस वजह से हमें ये दूर के ऑब्जेक्ट अपने साथ चलते हुए नज़र आते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में सन की बात कर रहे हैं ये 1.17। वो कह रहा है सन है, तो सन का कोर है जो इनर पार्ट ऑफ द सन, और ये कौन सा है, ये आउटर पार्ट ऑफ द सन। ओके, तो इनर पार्ट ऑफ द सन, वो कह रहा है इनर पार्ट जो है सन का वो लगभग 10, यहीं लिख दे रहे हैं 10⁻7 केल्विन से भी ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर, और आउटर पार्ट का जो टेम्परेचर है वो लगभग 6000 केल्विन है ना। तो बाहर का टेम्परेचर जो कोर अंदर का जो सन है उसका टेम्परेचर 10⁻7 केल्विन से भी ज़्यादा होता है, और जो बाहर का टेम्परेचर होता है वो आउट ऑफ द कोर मतलब बाहरी जो ऊपरी सतह है उसका होता है 6000 केल्विन के आसपास। वो कह रहा है इतने हाई टेम्परेचर पर जो है वो गैसेज जो वहाँ भी है लिक्विड या सॉलिड फेज में नहीं रह सकती। बेसिकली आयोनाइज्ड प्लाज्मा जो कि गैसेज होती है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में आ जाती हैं और बहुत ही कंप्रेस फॉर्म में होती है, मतलब बहुत ही पास होते हैं, मतलब आयंस होते हैं वो जो कि बहुत ही पास होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। बहुत ही ये एक तरीके से चौथी स्टेट भी बोल सकते हैं। एक हो गई लिक्विड, सॉलिड, गैस, और ये फोर्थ स्टेज कौन सी होगी, प्लाज्मा वाली स्टेज। तो प्लाज्मा क्या है, बहुत ही आयोनाइज्ड गैसेस बहुत ही पास जब होती हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, प्लाज्मा। वो कह रहा है इसकी हमें डेंसिटी पता करनी है। ओके, और फिर ये बताना है कि ये जो डेंसिटी है वो किस रेंज में आ रही है, सॉलिड में आ रही है, लिक्विड में आ रही है, गैस में आ रही है। तो सन के बारे में इन्होंने कुछ जानकारी दी है। जानकारी क्या दी है, एक तो मास गिवन है ना। तो मास ऑफ द सन इज गिवन 2 × 10⁻30 2 × 10⁻30 किलोग्राम, और जो रेडियस ऑफ द सन इज गिवन 7 × 10⁸ 7 × 10⁸ मीटर। तो ऑब्वियसली जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास हमें गिवन है 2 × 10⁻30, और जो रेडियस है, रेडियस स्फेरिकल फॉर्म में हम लेके चल रहे हैं तो 4/3 पाई r³ r हो गया 7 × 10⁸, और ये क्यूब है ना। तो इसे सॉल्व आउट करेंगे। सॉल्व करने पर हमें जो आंसर मिलेगा वो मैंने फाइंड आउट कहाँ किया है, ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली आएगा, मैं बुक का ही आंसर लिख दे रहा हूँ, 1.4 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इससे हमें क्या जानकारी मिल रही है, ये जो डेंसिटी है अप्रॉक्सीमेटली ये डेंसिटी जो है लिक्विड और सॉलिड के आसपास की डेंसिटी है। इसका मतलब वो जो वहाँ जो गैसेज हैं, जो प्लाज्मा है, वो इतने पास हैं कि वो सॉलिड या लिक्विड की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो गैसेज इतनी पास कैसे हो सकती हैं, इतनी पास इसलिए होती हैं क्योंकि जो सन है वो बहुत ही बड़ा है, और सन की जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी से बहुत ही ज़्यादा है। इसकी वजह से जो एटम्स हैं और जो मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पर वो बहुत ही पास हैं। तो चलिए आज का हमारा चैप्टर जो है, पहला चैप्टर, इसके सारे एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज जो है हमने कर लिए। आप भी ट्राई कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज के थ्रू शॉर्ट आउट कर सकते हैं। जो भी वीडियो में प्रॉब्लम्स हैं या जो कमी रही उसके लिए मुझे फीडबैक दे सकते हैं। मैं मोस्ट वेलकम है आपके फीडबैक्स का, और अगर कोई फ़ायदा मिलता है तो मुझे बताइए, मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।